सकते। यहाँ पर 5 कमेटियों का आज ऐलान किया गया है, जिनमें 75 सदस्य हैं, बड़ी तादाद में जिनमें कांग्रेसी हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का और विस्तार देते हुए आज नया नारा भी यहां पर गढ़ते हुए नजर आए। राहुल गांधी का नाम लेते हुए लालू प्रसाद यादव नजर आए। तो राहुल गांधी ही सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े चेहरे होंगे, इंडिया इस बात का ऐलान क्यों नहीं कर देता है? इस सवाल का जवाब विपक्षी नेताओं से पूछेंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी का नाम पटना में होने वाली बैठक के बाद आज एक बार फिर से मुंबई में कैसे लिया है, सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। दिखा रहे हैं लालू प्रसाद यादव भी। हालांकि आपको बताते चले, पिछली बार के चुनाव में जब एनडीए के साथ थे नीतीश कुमार, तो फिर आरजेडी को एक भी सीटें नहीं मिली थी। लेकिन नीतीश और आरजेडी मिलने के बाद इस बार मनोबल उनका बढ़ा हुआ है। लेकिन मलूक नागर जी, आपके पास आते हुए, यहां तो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई होती हुई 2024 में दिखाई दे रही है। आप लोगों के लिए कहां है जगह? देखिए, एक तो मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष में जो गठबंधन या महागठबंधन हो रहा है, उनको आकलन सही करना पड़ेगा। जैसे अभी आप ही की टेलीविजन पे अभी मैं सुन रहा हूं कि नीतीश जी ने कहा है चुनाव जल्दी हो सकते हैं जी। फरवरी में अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन करने से पहले चुनाव कैसे हो सकता है, एक तो ये आकलन करना जरूरी है सबका। 20 जनवरी के बाद होना है उद्घाटन जी हाँ, तो उसके बाद ही होगा, पहले चुनाव कैसे हो सकता है, एक कॉमन सेंस की बात है। दूसरा, जब कोरोना महामारी आई थी तो उसके बाद बीजेपी वाले लोगों ने यात्राएं निकाली और चुनाव, जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ, चुनाव आचार संहिता लगी तो रैली भी बंद, यात्रा भी बंद और तुरंत चुनाव के मैदान में। तो अब जो सत्र बुलाया है, इनको मीटिंगें छोड़ करके कहीं पे पटना की, कहीं पे बंबई की, कहीं पे कलकत्ता में होनी है, सबको आकलन करना चाहिए कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन मजबूती तो मिल रही है ना, जो विपक्षी इंडिया है, कम से कम 3 बैठकों के बाद एक अलग तरह का उत्साह तो नजर आ रहा है। उसे कैसे इनकार करेंगे आप? चित्रा जी, मैं एक बार सारे एक सुर में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कम से कम सुर भी अलग अलग इस बैठक के जरिए निकल कर नहीं आ रहे हैं। चित्रा जी, बस मैं खत्म कर रहा हूं बात को अपनी को, प्लीज। तो अभी क्या है कि अगर ये एक देश और एक चुनाव, दूसरा एक देश और एक कानून, तीसरा महिलाओं के लिए आरक्षण, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मुझे डर लग रहा है कि जो 888 सीटें करी हैं अभी तक परिसीमन के लिए, जो आयोग है, जो कमीशन है, उसका 2 साल का समय है। अगर इन्होंने उसको घटा के 6 महीने कर दिया और हाँ की संख्या कितनी, ना की संख्या कितनी, और पास कर दिया। किन किन बातों से डर गए हैं आप? महिला आरक्षण से भी डर गए हैं। आपकी तो मुखिया ही महिला है, आप कह रहे हैं महिला आरक्षण से भी डर गए हैं। मैं खत्म कर रहा हूं। तो अगर इन्होंने नए परिसीमन पर लाके चुनाव करा दिया, अब विपक्ष के सारे लोग, खास करके कांग्रेस, जैसे हम यूपी में सारे लोग रह गए, उसी में अटके रह जाएंगे और ये जीत करके साफ जाएंगे। एक तो ये, दूसरा, बगैर यूपी के, इसीलिए आप भदौरिया साहब को मेन लीड में रखते हो बीजेपी के साथ, कोई लेना देना नहीं है, सरकार आ ही नहीं सकती। और हमारी 13.5% वोट है वहां, हमारे बगैर क्या गठबंधन, क्या महागठबंधन। और एक दूसरे के लिए जब भाटिया जी, आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किधर जाना है। जब भाटिया जी और भदौरिया जी बैठ जाते हैं तो ऐसा बढ़िया एंटरटेनमेंट करते हैं, तो पता ही नहीं लगता। असली बात यह है, यूपी जिसकी है, देश उसका है, और 50 सीटें हम दूसरे प्रदेशों में, कहीं हमारा 9% के साथ, कहीं 5। 2014 में आपकी एक भी सीटें नहीं आई थी मलूक नागर साहब, अभी आप 50 सीटों का दावा कर रहे हैं, अकेले लड़के कैसे होगा? थोड़ा सा तो व्यवहारिकता आपको दिखानी पड़ेगी ना। आप जब समाजवादी पार्टी के साथ थे, आप सुनिए ना, जब आप सपा के साथ थे, उसके बाद आपको 10 सीटें आती हैं,
लेकिन आपका वोट शेयर 2014 के मुकाबले 2019 में घट जाता है। अभी आप कह रहे हैं 50 सीटें लाएंगे अकेले लड़के, उधर वो उन लोगों की एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई चल रही है। मैंने ये कहा ही नहीं है, आपने कहीं कंफ्यूजन है। 50 सीटें लाएंगे, मैंने कहा देश भर में 50 सीटें नहीं, मैंने कहा 50 सीटें जहां चले जाएंगी उनकी देश भर में बढ़ जाएंगी और 80 के 80 यूपी में हो जाएंगी। 2006 में हमारी ऐसी स्थिति थी, अकेले तैयारी करी और 2007 में हमारी 225 के लगभग आकर के पूरी सरकार बनी थी। ठीक है, ठीक है, आप ये दावा कर रहे हैं कि बीएसपी की सरकार बन सकती है, आप जिसकी तरफ जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन खुद बीएसपी में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, ना इधर के ना उधर के, तो अकेले लड़कर आप क्या कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। एक और बयान लालू प्रसाद यादव का सुनते हैं। अल्पसंख्यक खतरे में है, किस तरह से इस बात का संकेत उनकी ओर से किया गया, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया, सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी, बोलते रहते थे। ये बात सही हो रहा, सही निकल रहा। इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देश में क्या हो रहा है कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। पहले से मैं आपसे लगता आ रहा हूं, गुजरात के युद्ध के लड़ाई राइट के समय से आपके और आपके गुरु अमित शाह, बताओ ही कहा के शाह नेता हो गए, कब का संघर्ष किया हुआ भाई। हम थे राज्यसभा में थे उन दिनों में, भैरव सिंह शेखावत साहब जी उपराष्ट्रपति थे और दंगा जब हुआ तो चारों तरफ देश और दुनिया भर में यूरोपियन कंट्री ने अपने नागरिकों को मना कर दिया कि मत जाना उधर, भारत में मत जाना, और इनका प्रवेश भी निषेध हो गया था विदेशों में। आप सब लोगों को मालूम है किस तरह का इनका इतिहास रहा। लालू प्रसाद यादव ने अपने ही अंदाज में निशाना साधा है, लेकिन अभिषेक झा जी सीधे आपके पास आते हुए, 2014 में जेडीयू अलग लड़ी, आपके 2 सीटें आई। 2019 में आरजेडी को 0 सीटें आई कांग्रेस के साथ लड़कर भी। तो मोदी नाम का जो चेहरा है, जो उनका कद है, उसके आगे कहां टिकेंगे? और लालू जी ने आज जो बातें कही, ये तो पिछले कई चुनावों से लगातार उनकी ओर से दोहराए जा रहे हैं कि क्या हुआ 2002 में, उसके बावजूद जनता बार बार उनको गुजरात में चुनती रही, फिर देश के लिए चुन रही है। क्या हासिल हो जाएगा इन बातों को दोहराने से? चित्रा जी, आज देश की जनता मोदी जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 लाइनें कह रही हैं कि अपनी झूठी बातों से लोगों के दिल में नफरत घोलते हो। आज यही बता दो, क्या कभी सच भी बोलते हो? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कब से सच बोलने लग गए, और जो मुद्दा है, जो एजेंडा है, उसको लेकर इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे बैठकों का दौर हो रहा है, वैसे वैसे इनका जो बेचैनी का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। पहले तो ये आश्वस्त थे कि इतने सारे विपक्ष के नेता एक साथ बैठ ही नहीं सकते। नीतीश कुमार जी का प्रयास रंग लाया, पटना की धरती से आगाज हुआ। बेंगलुरु की बैठक होती है तब भी कमेंट्स आ रहे थे, अब मुंबई में बैठक होती है, हम एक स्टेप आगे और बढ़ जाते हैं, इनकी बेचैनी और बढ़ जाती है। तो इनको तो मालूम है कि इनके अपने स्ट्रैटेजी में कितने सारे लूप होल्स, कितनी दिक्कतें हैं। और अभी कॉल सेंटर्स की बात सामने आ रही थी, कॉलर्स के माध्यम से ये लोग देश की जनता के सामने झूठ परोसना चाहते हैं। तो कितना झूठ परोसेंगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और आपने देखा किस तरह से सकारात्मक बातें हर नेता ने की, हर किसी ने सैक्रिफाइस की बात की। एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है। इंडिया भारत की बेहतरी के लिए इनको इंडिया शब्द से नफरत है, उस इंडिया शब्द से नफरत है जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावित किया था। वो तो घमंडिया भूल जाते हैं 18 सितंबर 1948 को संविधान सभा के सामने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इंडिया दैट इज भारत शब्द का प्रस्ताव दिया था। तो घमंडिया बोलेंगे ना, पहले तो एक बार बैकफायर हो चुका है।
एक बार बैकफायर हो चुका है किस हिसाब से कि लोगों ने इंडिया को कोरिलेट कर दिया इंडियन मुजाहिदीन से और ईस्ट इंडिया कंपनी से, भूल गए कि शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया भी देश में कुछ है। तो जितना घमंडिया बोलेंगे चित्रा जी, सेंटिमेंट्स उतने हट होते चले जाएंगे। और हम लोग बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, घमंडिया घमंडिया बोलते रहिए, पाखंडिया लोगों को देश की जनता इस बार सबक जरूर सिखाए।